धन्यवाद आदरणीय राजीव जी। देखिए सबसे बड़ी बात जो इस अधिवेशन की जो लगती है वो है कि 2007 में कांग्रेस के संविधान में हुए थे। उसके बाद ये महाअधिवेशन है वे हमने कुछ संशोधन अपने संविधान में किए हैं और जिस संशोधन में एक महत्वपूर्ण संशोधन युवाओं के लिए कह लीजिए या पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, एससी एसटी के लिए ये रहा कि संगठन में महत्व जवाबदारी और जगह देने की बात कांग्रेस पार्टी ने उसमें करने के लिए आरक्षण दे दिया है 50%। मुझे लगता है जो कहते थे कि दबाव हुआ जिसे कहते हैं जो कि पंक्ति में रह उनको आगे लाने का एक अवसर कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया है। वहीं आपने सुना होगा मंच से बार बार हमारे इस महाअधिवेशन में इस बात को रखा गया कि अगर सबको न्याय चाहिए तो बराबरी और समानता के साथ वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिसके लिए जातिगत जनगणना होना जरूरी है। और जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में कराई, जिसके रिजल्ट आने में देर हुई, जिसके रिजल्ट उसके बाद मिले नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार उस समय नहीं थी जब उसकी रिजल्ट सामने आए, जो नतीजे निकल कर आए वो क्या रहे, क्या आंकड़ा रहा, वो सार्वजनिक किया नहीं गया मोदी सरकार के द्वारा, परंतु हमने अपने समय में उसे कराने का काम किया। आज भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से जितना पिछड़ा वर्ग है, जो आप कह लीजिए एससी एसटी ओबीसी जिसे कहते हैं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और उनके लिए खड़ी हुई है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, क्योंकि इसको लेके बार बार प्रश्न उठते थे, पहले भी लगातार हम लोग जाते थे जब, या फिर आपसे कभी चर्चा हुई है वैसे भी बैठकर, तो हमने ये चर्चा की हमने कि जातिगत जनगणना पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। तो कांग्रेस पार्टी का मैंने पहले भी आपसे कहा था जब एक बार मुलाकात हुई थी कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा ओबीसी एससी एसटी के पक्ष में रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दूसरी, महिलाओं को लेकर जो बात मंच से हुई, तो महिलाओं की भागीदारी की बात भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं, देश में जब हम सत्ता में रहे तब भी हमने आगे बढ़ाकर करने का काम किया और अब भी। तो मुझे लगता है जो आपने बात की खुलासों की, क्योंकि आपकी डिबेट में जब आधे घंटे पहले नोटिफाई मैंने किया कि जैसे ही आपकी डिबेट शुरू हो तो मुझे नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए अवश्य, तो तब वहां पे खुलासा वर्ड जो आप अभी भी लगातार अपर बैंड में चला रहे हैं, तो खुलासा क्या, ये खुलासा राहुल जी ने जरूर किया है, लेकिन ये खुलासा देश का अंतिम व्यक्ति जो है वो अच्छी तरीके से जानता है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि मैं तो पहले भी हम दो हमारे दो की सरकार लगातार चल रही है हिंदुस्तान के अंदर कि हम कमाए और हमारे मित्र कमाए। तो अब तो ऐसी स्थिति आ गई, आदरणीय राजीव जी कहते हैं ना, गरीबी रेखा बनाई गई कि इससे गरीब हुआ तो फिर गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा तो सरकारी सुविधाएं आपको ज्यादा मिल जाएंगी, शायद कुछ राशन मिल जाए या कुछ। अब तो 80 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी ने खुद ही कह दिया था कि राशन पे चल रहे हैं, परंतु फिर भी मैं कहूंगी कि अडानी जी जो एक समय 602 नंबर पे हुआ करते थे अमीरों की लिस्ट में, वो 2 नंबर पे कूद के कैसे पहुंचे मोदी सरकार में, सवाल का जवाब तो आदरणीय मोदी जी को देना पड़ेगा एक प्रधानमंत्री होने के नाते। दूसरी बात ये कि अब अमीरी रेखा बनाने की आवश्यकता भी आ गई है क्या हिंदुस्तान के अंदर, कि गरीब तो गरीब होता ही जा रहा है, लेकिन जो गिनती के सबसे अमीर उद्योगपति है वो लगातार और अमीर कैसे होते जा रहे हैं, हर चीज का ठेका उन्हें कैसे दे दिया जाता है। क्या हिंदुस्तान की हर सरकारी एजेंसी का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, उसका निजीकरण करने पर उतर आएंगे, आप हर चीज को अपने तरीके से चलाने लगेंगे, तो चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार की बात हो, और चाहे आज आदरणीय राहुल जी ने जो अडानी को लेकर लगातार तल्ख टिप्पणियां की, जो उन पर वार करने का काम किया, वो बहुत आवश्यक था। और ये तल्ख इसीलिए हमने बोला, हम किसी का अपमान करने का काम नहीं करते, लेकिन अब देखिए ना आप किस तरह से जो एक जो फ्रंटलाइन मीडिया है वो क्या दिखाने का काम कर रहा है, जो चैनलों पर डिबेट्स होती है उसमें कि जी ऐसा कह दिया हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, इस तरह के नारे दे दिए हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कांग्रेस के प्रवक्ता होने के तौर पर, डीवी लाइव के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं वो समझे इस बात को कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने प्रधानमंत्री जी का निरादर करने के पक्ष में नहीं है, हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने के पक्ष में भी नहीं है, और अगर गलत नारेबाजी होती है तो उससे टोका जाता है, मना किया जाता है। क्यों आदरणीय राजीव जी, क्योंकि आप कोई नए नवेले पत्रकार नहीं है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, और जो आपके लगातार पैनल में लोग आते हैं बहुत वरिष्ठ है, अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने कामों में बहुत अव्वल दर्जा पाया हुआ है। मैं उनसे प्रश्न करती हूँ, क्या उनको याद नहीं वो समय जब मैं तो छोटी थी या फिर शायद पैदा नहीं होंगी, वो दौर भी रहा होगा, लेकिन लगातार जब हम पढ़ते हैं इतिहास को और कई सारी वीडियोस देखते हैं, तो मेरे पिताजी ने कई बार मुझे कहा कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री राज बनती उस समय भी भाजपा के द्वारा कि
किस तरह का शब्द किया जाता था कि झंडी है और इंदिरा गांधी क्या है, किस तरह का शब्द आप भी जानते हैं, किस तरह के शब्दावली का प्रयोग एक प्रधानमंत्री और महिला प्रधानमंत्री के लिए किया जाता था। तो क्या क्या वो सही था? मैं तुलनात्मक विश्लेषण नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं कह रही हूं कि जब इनका समय आता है तो ये महिलाओं को गाली भी दे देंगे, ये एक दलित नेता की तुलना एक वैश्या से भी कर देंगे, ये भी कह देंगे कि भगवान राम की बल्दियत पर भी सवाल कर देंगे कि वो तो लक्ष्मण, जो भगवान राम जी थे वो तो दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे, माता कौशल्या के सतीत्व पर भी प्रश्न उठा देंगे, राम की तुलना जो राम करेगा उन्हें राज्यसभा में भी पहुंचा देंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की स्थिति परिस्थिति ये हो गई है। आपने पूछा कि मैं किस बात के लिए उत्साहित हूं, मैं सिर्फ इस बात के लिए उत्साहित हूं आज कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये जितने टॉपिक्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया या जिन पर लगातार आपने डिबेट की है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जो न्यूज चैनल, जो बड़े बड़े नेशनल टेलीविजन पर रोज डिबेट होती है, उनमें गौण होते हुए जो मुद्दे दिखते हैं जिन्हें आप उठाने का काम करते हैं, आज वो मुद्दे कहीं ना कहीं जनता के बीच में से उठ रहे हैं और आवाज आ रही है कि नहीं, अब मोदी जी आपका समय जा रहा है। कारण ये, ना तो आप महंगाई पर रोक लगा पाए, आप नारा लेकर आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार और अब की बार बनाए भाजपा की सरकार। हुआ क्या कि जब से आई मोदी सरकार बंद हुए सब कारोबार, कोरोना का भी आया था, पेट्रोल डीजल आजादी के बाद पहली बार 100 के पास, महिलाओं पर लगातार अत्याचार, युवा लगातार हो रहा है बेरोजगार, तो फिर क्या करे ये जनमानस? तो इसलिए शर्म करो मोदी सरकार और बंद कीजिए अत्याचार। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। और साथ में एक बहुत जरूरी बात मैं कहूंगी, मैं डिटेल आपकी डिबेट को कभी नहीं करने का पक्ष में हूं, परंतु ये उठाना जरूरी है कि आपने भी देखा होगा कि जब किसी पाखंडी का महिमा मंडन की बात आती है तो सबसे पहले भाजपा के लोग कूद के आ जाते हैं आगे और चिल्ला चिल्ला कर उस पाखंडी का महिमा मंडन करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मुझे बताइए। सीधी बात समझ लीजिए आदरणीय राजीव जी कि ये मंडल और कमंडल की लड़ाई कराना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो वो मंडल और कमंडल का हो, लेकिन कमंडल में से अगर मंडल बाहर आ गया ना तो ये समझ लीजिएगा आप कि 2024 मोदी जी का सुपड़ा साफ होना तय है। अगर कमंडल में से मंडल बाहर आ गया तो मोदी जी ओबीसी होने के बाद भी ओबीसीओं की आवाज नहीं उठा पाते हैं, जातिगत जनगणना इसलिए नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनकी आदरणीय अम्मा जान आरएसएस बैठी हुई है और लगातार रोकने का काम करती है कि नहीं भाई जातिगत जनगणना तो नहीं होगी। तो मोदी जी को समझना पड़ेगा कि वो ओबीसी पिछड़े का नाम लेकर पिछड़ों के साथ है, एससी एसटी के साथ है, देश के मूल निवासियों के साथ है, जनमानस के साथ है, या फिर मोदी जी सिर्फ अपने मित्रों की जेबें भरने के लिए प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हुए, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाकर जेबें काटने के लिए प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए, या महिलाओं पर स्वयं भी गलत टिप्पणियां करने के लिए प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए। क्योंकि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है आदरणीय राजीव जी कि लगातार प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार महिलाओं के लिए, चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, चाहे जर्सी गाय हो, और एक बहुत जरूरी बात, इन्होंने एक को मुख्यमंत्री बना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा। मुझे आप बताइए जब लगातार चुनाव चल रहा था तो हेमंत बिस्वा शर्मा जा जाकर क्या कह रहे थे, किसका प्रूफ मांग रहे थे? आदरणीय सोनिया गांधी जी के उन्होंने चरित्र पर इतना बड़ा सवाल करने का वो काम किया, कुकृत्य किया मैं तो कहूंगी कि आप एक महिला के लिए आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, आप जर्सी गाय कह देते हैं, आप कहते हैं कि हमने प्रूफ नहीं मांगा कि कौन किसका बेटा है। तो ये किस तरह की मानसिकता है भाई? और ऐसे लोगों को लगातार आगे बढ़ाना, तो मैं डीबी लाइव के माध्यम से सभी दर्शकों को कहूंगी, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि किसी पार्टी के उससे नहीं, मैं मानवता को मानती हूँ और मानव धर्म का पालन करती हूँ, मैं उसके हिसाब से भी कह रही हूँ कि अगर चाहिए हिंदुस्तान में सभी का कल्याण तो ना करें भूल कर भी पाखंडियों और ढोंगियों को दान और मतदान, तभी होगा सबका कल्याण। तो ये पाखंडियों को दान और मतदान करने से बच जाइए। ये चमत्कार जो दिखाते फिर रहे हैं, अगर इतना चमत्कार है तो पेट्रोल डीजल 35 रुपए का करवा दे, चमत्कार दिखा दे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधार दे। और जो चीन लगातार देश में घुस रहा है, कहिए बागेश्वर धाम के महाराज जी को आएंगे और उस चीन को रोक कर दिखाएंगे कि कोई घुसा ही नहीं, कोई आया ही नहीं। ये जितने विशेषज्ञ बैठते हैं आपके चैनल पे भी, रक्षा विश्लेषक जितने बैठते हैं, वो लगातार कहते रहे कि नहीं नहीं गांव बस रहा है, और वो नॉर्मल गांव नहीं है, एक मिलिट्री कैंप की तरह वो लगातार घुसते चले आ रहे हैं। इनके खुद के सांसद तापिर गांव ने संसद में ये कहा कि भाई हमारे अरुणाचल प्रदेश में आप सीमाओं पर देखिए जाकर किस तरह चीन के सैनिक घुसते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई घुसा ही नहीं। रक्षा मंत्री जी का अलग बयान, विदेश मंत्री जी का अलग बयान, इनकी वेबसाइट पर कुछ आता है और कुछ गायब हो जाता है कुछ ही क्षणों में। तो ये क्या है? और इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर चमत्कार दिखाना है तो देश हित में कोई चमत्कार दिखाइए।
ये जात पात की लड़ाई करने के लिए नहीं। और बागेश्वर धाम में एक चमत्कार और दिखाए, जो तमंचा लहराता हुआ उनका भाई नजर आ रहा था, वो कहां छुपकर बैठा है उसका भी पता बता दे पुलिस को, एक चमत्कार ये दिखाकर, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा हमारे लिए। तो मुझे लगता है कि किसी को दबाना चमत्कार नहीं होता। चमत्कार वो है जब आप मानवता की बात करें और बेरोजगारी महंगाई पर बात करें, तो भाजपा पूरा महिमा मंडन में लगी है और भाजपा लगातार, मुझे लगता है कि कांग्रेस का यह अधिवेशन भाजपा के लिए बहुत खतरे की घंटी इसीलिए है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद राहुल गांधी जी ने जिस तरह की, आपने देखा उनका भी भाषण सुना, आदरणीय खड़गे जी का हमारे भाषण सुना, आज कमलनाथ जी ने भी लगातार इस पर चर्चा की, फिर हमारे और भी पूर्व मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार के थे उन्होंने भी लगातार अपनी बात की, कई नेताओं ने मंचों से बोला और सभी के मुंह पर एक ही चीज थी कि हमें ये बताइए कि अडानी जी से क्या संबंध है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो बताइए भाई कि रिश्ता क्या है, ऐसी क्या मित्रता है आपकी कि जिस जो वो करते हैं वो सही हो जाता है और जेबे बढ़ने का आप काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े प्रश्न है। और हाँ, अधिवेशन उत्साहित करने वाला हमारे लिए इसीलिए भी था कि अब हमें एक नई आशा की किरण, देखिए संगठन और मजबूत होने की दिशा में हमारा काम कर रहा है। कुछ देखिए, मैं कभी भी इस बात से गुरेज नहीं करती, कुछ कमी कुछ खामियां रही जो हम लगातार, जो चुनावों में जब परिणाम आता था और परिणाम के दिन भी मैं बैठती हूँ आपके साथ, तो जब चर्चा की मैंने इस बात से कभी पीछे पल्ला नहीं झाड़ा कि नहीं नहीं हमारे में कोई कमी नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ खामियां रही। मैंने कहा भी कि हमें आत्मविश्लेषण की जरूरत है और वो किया हमने, वो मंथन हुआ लगातार 3 दिनों में और उस मंथन से जो अमृत मैं कहूंगी निकल कर आया है, वो अमृत ये है कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी इन मुद्दों से गौड़ मोदी जी नहीं कर पाएंगे, धर्म और जात की लड़ाई मोदी जी नहीं बना पाएंगे। उसके लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल नफरतवादियों के खिलाफ, गौडसेवादियों के खिलाफ, सावरकरवादियों के खिलाफ, अब गांधीवादी और सरदार पटेलवादी और अंबेडकरवादी अब झंडा ताने और मोर्चा संभाले हम लोग खड़े हुए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साधना भारती जी, बहुत सारी बातें आपने रखी और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, क्योंकि एक पक्ष